हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कल के टेस्ट के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दिए और आगे भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको बोर्ड में दिख ही गया होगा मानचित्र के माध्यम से, कि आज हम बात करेंगे कि इसमें लिखा है कि भारत का पहली बार ये मेरी क्लास मानचित्र के साथ है, ठीक है ना। तो आज हम ज्योग्राफी की ही क्लास लेंगे, वही क्लास जो आज सुबह मिली थी, पर उसमें जैसे आपको मैपिंग सही से नहीं दिख रहा था, तो सारी चीजें आज इसमें दिखेंगी। पहली क्लास थी, पहली बार थी, तो थोड़ा सा समस्याएं हो गई थी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज शुरू करेंगे, ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहले से कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे कि हम आज शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय। क्या शुरू करेंगे? आपका क्लास जो होगा ये होगा भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? भारत की सामान्य परिचय की, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय जानना है हमको। यहाँ पर पोथी पत्रा बिल्कुल नहीं जानना है ना, यहाँ पर हमको पीएचडी करना है। एग्जाम में क्या आता है उसी से ओरिएंटेड हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि इसकी अवस्थिति कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवस्थिति, हमारे भारत की अवस्थिति कैसे है। देखिए इसमें दे रहा है अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलिए पहले अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आपका क्या है? ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है? साउथ है, ठीक है। और कह रहा है देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतरी दृष्टि से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो गया? अब भारत कहाँ है? देखिए आपके उत्तर में है और पूर्व में है, ठीक है ना। तो भारत आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। अभी हमें इसे मैप के थ्रू भी बताएंगे, कोई समस्या नहीं आने देंगे। चलिए आप कह रहे हैं अक्षांशीय विस्तार जो है हमारे भारत का, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर। तो हमारा भारत, चलिए आपको मैं मैप के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर मैप के थ्रू, एक मिनट बस समय दें, थोड़ा सा मैप नीचे है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आपको दिख रहा है ना इतना साफ? मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीजें दिख रही होंगी, आपको चीजें यहाँ पर दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं आपको चीजें साफ दिख रही हैं। ये कह रहे हैं 6 डिग्री, यहां से क्या है? 6 डिग्री, आप ऐसे लिखें यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है? तो ये बोल रहे हैं कि 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको बताना है ना। तो उत्तरी अक्षांश किस में होगा? देशांतर में होगा कि क्या कहते हैं अक्षांश में होगा? किस में होगा? जल्दी से बताएंगे। तो कहां से होगा? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश 45 मिनट, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 मिनट से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आप ध्यान देंगे इन सभी बातों को। चलिए तो कहां पर होगा? 37 डिग्री, 37 डिग्री आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा, ठीक है। ये आप एकदम याद रखेंगे। अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देशांतर में 68 डिग्री, यहां 68 लिखेंगे। क्या है? 68 डिग्री, 68 डिग्री से शुरू होता है। 68 डिग्री ये शुरू होगा, क्या होगा? 68 डिग्री और 7 मिनट, 7 मिनट पूर्वी, ये पूरब है ना, तो पूर्वी की तरफ जाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यही बात वो वहां पर कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? यही कह रहे थे। चलिए एक बार देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है आपका। आपको नीचे आकर हम सारी एक एक बात बताएंगे, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे कि अरे आप बताई नहीं, बिल्कुल बताया जाएगा आपको, ठीक है। आप समझिए, अब आपको वहां पर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कहा गया है, ठीक है। क्या क्या कहा गया है? तो कह रहे हैं देशांतर विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है भारत की स्थिति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा? इंदिरा कोल होगा आपका। क्या होगा? जैसे मान लीजिए भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है, आप देखेंगे भारत कैसे बना? चतुष्कोणीय बना है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका इंदिरा काल होगा, ठीक है। यहाँ की बात की जा रही है कि ये इंदिरा काल है आपका, ठीक है। क्या है? ये आपका इंदिरा काल है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है, माना जाता है जो आपके अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केंद्र शासित प्रदेश। आपका ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये आपके क्या होंगे? अंडमान निकोबार द्वीप होंगे और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा।
इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वैसे वहां पर ये बात लिखी है, बस मुझे बताना था कि कहां पर है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी बिंदु क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये याद रखेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। फिर कह रहा है इंदिरा पॉइंट को पहले, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाता था लेकिन अब पूछे जाना लगा है। अक्सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिख जाता है कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो जब क्या कहते हैं वो आया ना कि हम लुक वाला कि जीन्स टॉप और फलाना फलाना चीजें आई, तो उसमें खूब तेजी से स्मार्टनेस बढ़ी। अब धीरे धीरे लोग पुराने की तरफ फिर से लौट रहे हैं। अब देखिए लड़के धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, धोती पैजामा मतलब कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं। तो उसी तरह यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसा हमारा समाज होता है उसी तरह के एग्जामिनर प्रश्न भी बनाता है। आप इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ध्यान रखें। तो पहले इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता था, तो पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। कहीं कहीं पर इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु जो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर ये भारत का मुख्य बिंदु है जो आपका कितना 8 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लिख लेंगे 4 मिनट, जो आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जो आपके कहां पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ये सभी लोग जानते होंगे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो तमिलनाडु होगा और वहां पर एक कन्याकुमारी है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। आगे देखिए, आगे ये कह रहे हैं कि इंदिरा काल लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में, ये बिल्कुल नहीं याद रखना है कि साल्तोडास ये एक श्रेणी के उत्तरी, बस इतना याद रखना है कि इंदिरा काल लद्दाख के उत्तरी हिस्से में है। कहां पर, उत्तरी हिस्से में। इसके दक्षिणी भाग में, ये भी बात याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। तो कहां है, आपके लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है। और कहां पर है, इसके जो इंदिरा काल है इसके दक्षिण में है। तो इंदिरा काल कहां होगी, मान लीजिए ये इंदिरा काल है, इसके दक्षिण में क्या होगा, आपका सियाचिन ग्लेशियर होगा। क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर होगा। उत्तर में क्या होगा, अब इसको इसी तरह बना के मैप के थ्रू ही बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं उत्तरी तरफ साल्तोस, ऐसे लिख ले, साल्तोस श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, तो आपकी साल्तोडास श्रेणी है, इसे साल्तोस भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसे साल्तोस, हम लोग तो साल्तोस करके याद कर रखे हैं। तो ये कहाँ है, तो आपके इंदिरा काल के उत्तर में है। कहां पर है, ये उत्तर में, और सियाचिन ग्लेशियर दक्षिण में, ठीक है। अब कह रहे हैं काल पर्वतीय दर्रा। देखिए जो आपके काल होते हैं, देखिए आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब कह रहे हैं जो काल होते हैं पर्वतीय दर्रा को कहते हैं। तो कैसे, ये देखिए आपका काल बनाया गया है, ये क्या है, कॉल है, जो आपका इंदिरा कॉल है इसी को कहा गया। क्या कहा गया, इंदिरा कॉल जो है इसी को कहा जाता है। अब देखिए इंदिरा कॉल कहा क्यों गया है, कह रहे पर्वतीय कटकों की 2 चोटियों के मध्य अर्धचंद्राकार की स्थिति या चंद्राकार रूप में कटे हुए होते हैं। देखिए ये आधा चंद्रमा आपको दिख रहा है ना कि आधा चंद्रमा, तो इस तरह की स्थिति जब आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, कहते हैं ये इंदिरा कॉल है, ठीक है। और ये आपका देखिए पीक है, पीक माने जो आपकी सबसे ऊंची चोटियां होती हैं जैसे लद्दाख में है, ठीक है, इन्हें पीक कहते हैं। कह रहे हैं ना यहाँ पर कि पर्वतीय कटकों की 2 चोटियों, ये चोटियां हैं और इनके जो बीच में ढलान होती है या चोटियों के मध्य कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगली बात क्या कही जा रही, इनकी आकार और स्थिति कैसी कैसी है। कल मैंने बताया था लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फिर से बताएंगे सब कुछ। कह रहे हैं भारत की आकृति त्रिभुजाकार ना होकर, आगे पढ़े, त्रिभुजाकार ना होकर चतुष्कोणीय है। वैसे जब त्रिभुजाकार थी नहीं तो यहाँ पर देने की जरूरत ही क्या थी इनको कि त्रिभुजाकार वो लिख दें, बच्चे कंफ्यूजन, कोई कभी यही आगे पढ़ के किसी भी स्थिति में बैठा हो और एग्जाम हो, किसी कारण उसे माँ या पिताश्री किसी कारण बुला लिए और वो केवल इतना ही पढ़ पाया कि भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजा, और उसके आगे पढ़ ही ना पाया और अगले दिन एग्जाम हो भूल गया वो आगे पढ़ने के लिए, तो यही टिक करके आ जाएगा ना। तो इसलिए ऐसे शब्दों से बचें, त्रिभुजाकार ना होकर चतुष्कोणीय है। मैंने कल बताया था, आपको चित्र भी बनाया कि आप अपने मैप को देखेंगे, मतलब भारत के मैप को, तो देखिए यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो कैसी आकृति है आपकी, तो त्रिभुजाकार ना होकर चतुष्कोणीय, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। तो पूर्व से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई इनकी कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 29-33 किलोमीटर है। और आगे कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण, ये अब आपके पास नोट्स रहेंगे, अब आप घबराएंगे नहीं। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 32-14 है। कितनी है, अब उत्तर से दक्षिण कितनी है, 32-14 किलोमीटर है। कितनी है, 32-14 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का
अब इतना हो गया ना। अब इसमें जैसे मैंने कल बताया भी था, आपको वो बात पता होनी चाहिए। अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि कितनी इसकी ऐसे लंबाई है, ठीक है, तो पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि इनका अंतर कितना है। तो आप 3214 में क्या करेंगे, 2933 घटा लेंगे, तुरंत वहीं पर घटा लेंगे और इनको घटा करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 281 किलोमीटर का अंतर आता है। अब ये प्रश्न पूछा जाने लगा है, क्या पूछा, 281 ऐसे लिख लें, पूरा पूरा आपको 281 दिखना चाहिए। 281 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, किसमें, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं इनकी जो है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब यहां पर सिर्फ किलोमीटर नहीं याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई। अब ये आपके लिए पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। इन्हें क्या करेंगे, याद करेंगे आप। 15,106.7 किलोमीटर तथा समुद्री तट की कुल लंबाई आपको अब ये पॉइंट रटने पड़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। यहां पर जैसे कह रहा है, चलिए मैं पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये चीजें दिखें। जैसे यहाँ पर लिखा है 7,516.6 किलोमीटर, ये क्या है, समुद्र तट की कुल लंबाई है। समुद्र तट की कुल लंबाई, इसमें आपके द्वीप मतलब राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई शामिल है। जैसे मैंने कहा कि आपके 9 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब कह रहा मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, आप इसे नहीं भी याद करेंगे तब भी चलेगा, ये आपकी 5,422.6 किलोमीटर है। तो जितनी बची अब आप इसमें घटा लें, जितनी बचेगी उतनी क्या होगी, आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की हो जाएगी, मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की वगैरह वगैरह, ठीक है। कह रहा है स्थलीय सीमा भारत के 16 राज्यों, अब बताइए स्थलीय सीमा आपके भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों एवं तटीय रेखा 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। अभी मैं सारी बात बताऊंगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। कह रहा है यदि राज्यभर देखा जाए तो अन्य तटीय राज्यों की तुलना में गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की। देखिए आपको अब मैप के थ्रू सब कुछ बताया गया है। देखिए मैं यहीं पर इसीलिए सब कुछ लेकर आई हूं ताकि आज आपके उसमें कोई कमी ना छूट पाए कि अब कहें कि नहीं ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है। अब आप नहीं बोल सकते, यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल सकते कि क्या छूटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, अब आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा है तो चलिए और बड़ा कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए सबसे सर्वाधिक कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, देखिए भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तट रेखा की लंबाई है, किसकी सबसे ज्यादा है, सबसे पहले देखते हैं गुजरात किसकी सबसे ज्यादा है। तो पेन अब हम यहां से क्या करेंगे, ब्लैक ले लेते हैं। तो गुजरात की क्या है, सबसे ज्यादा है, यहाँ पर गुजरात की क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, गुजरात की। और गुजरात के बाद आपका क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा एवं दमन और द्वीप। अभी आगे बताएंगे दमन और द्वीप को और क्या कहा गया है, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी के बारे में भी बताएंगे हम, ठीक है। तो सबसे अब थोड़ी इनकी सीमा याद रखेंगे। जैसे गुजरात की सीमा कह रहे हैं कि 1214.7 किलोमीटर है, 1214 आप याद रखेंगे, 7 भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा गुजरात फिर आंध्र प्रदेश, बस 2 ही याद रखेंगे चल जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार की और फिर उसके बाद लक्षद्वीप की है आपकी, ठीक है। चलिए अब जो बात है, अब इसमें बात ना बड़ी मजेदार बात है, जो आपके सामने ये लाइनें लिखी हैं तो इसमें बड़ी मजेदार लाइन लिखी है। चलिए देखते हैं क्या क्या लाइन है। कह रहे हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, आप इंग्लिश जिनको पढ़ना है वो इंग्लिश देख लेंगे। कह रहे हैं तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, 12 समुद्री मील की दूरी तक है। देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है, मैप है ना, मैप के थ्रू समझे, मैं इसलिए अब मैप का प्रयोग खूब करूंगी कि आपको चीजें क्या हो समझ में आए, ठीक है। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपका मेन भारत की बाउंड्री है, ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन भारत की बाउंड्री है, दिख रही ना, मेन भारत की बाउंड्री है। यहां से कहां चला गया, वैसे कहीं लिखे होंगे ये भी, यहां से 12 नाटिकल मील कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा, चलिए नहीं लिखा है तो हम बता रहे हैं। यहां से 12 नाटिकल मील की एक रेखा खींची जाएगी, तो यही सबसे पास में है तो यही रेखा होगी, 12 नाटिकल मील की ये रेखा आई, ठीक है। यहां पर ना भारत की इजाजत के बगैर
परिंदा पर नहीं मार सकता है। यहाँ पर सिर्फ भारत का बोलबाला, सिर्फ और सिर्फ भारत का 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक सिर्फ भारत ही, अब ये 12 नॉटिकल मील है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, ये पीछे क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं इसे प्रयोग भारत को संपूर्ण अधिकार, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कोई भी परिंदा तक पर नहीं मार सकता है बिना इजाजत के, तो कह रहे हैं संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, मतलब इसमें स्वतंत्र होकर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार प्राप्त होता है। प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा 24 समुद्री मील दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र मंडल, अब बताइए यहीं से मेन दूरी से, यहीं से क्या करेंगे 24 नॉटिकल मील तक जाएंगे, किसका 24 समुद्री मील तक जाएंगे, ठीक है, समुद्री मील तक जाएंगे। वैसे सारी बातें आपको नोट्स में लिखी हैं, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, पहला समुद्री मील, दूसरा समुद्री मील 24 होगा, ठीक है, और ये दूसरा लिखा है समुद्री मील 24 होगा, 24 मील, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं 24 वाले को कह रहे हैं, कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा से, तट रेखा से ही ले जाना है आपको, ये आपकी तट रेखा है ना, ये तट रेखा है, यहीं से 24 नॉटिकल मील तक, ये 24 समुद्री मील तक जाना है, ठीक है। 24 समुद्री मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, क्या क्या राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार तथा अप्रवासी कानून, मतलब यहाँ पर भारत 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील की दूरी तक भारत यहाँ साफ सफाई कर सकता है, जैसे यहाँ दिया ना समुद्र प्रदूषण साफ सफाई कर सकता है, और कह रहे हैं राजकोषीय अधिकार कर सकता है, सीमा शुल्क लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं सीमा शुल्क भी लगा सकते हैं, जैसे अन्य राज्यों अन्य देशों से कोई आए तो वहां से वो सीमा शुल्क बिना भारत की इजाजत के तब भी नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बात देखिए, अब आती है अनन्य आर्थिक जोन को, जिससे क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके अंतर्गत संलग्न क्षेत्र सब कहां से होंगे, देखिए यहीं से है, ये भी, ये आपका 200 मीटर 200 समुद्री मीटर, देखिए, ठीक है, यहीं से आपकी तट रेखा, जो आपकी मेन वाली रेखा है जहां से भारत का मैप खत्म होता है, जहां से वहीं से समुद्री मील की बात कही गई है। एक समुद्री मील बराबर 1.85200 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मान लें आप, ठीक है, 1.85200 किलोमीटर होता है, आप लगभग 200 किलोमीटर के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। कितना मान सकते हैं आप, 200 किलोमीटर के आसपास मान सकते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि इसके आगे के समुद्री क्षेत्र को तट रेखा 200 समुद्री मील तक, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरी जल शक्ति, सागरी जीवों की सर्वेक्षण, और यहाँ पर ऐसे समझे संसाधन या अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हमारे भारत में कुछ अनुसंधान लगाने तो 200 मीटर के आसपास में कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सर्वेक्षण करना, विदोहन करना, सागरी जीवों आदि, सागरी जीव जितने होंगे वहां पर भी वो तय किए जाएंगे कि ये आपकी सीमा पर आते हैं या श्रीलंका की सीमा पर आते हैं या पाकिस्तान के, वहां पर फिर तय किए जाएंगे, फिर दोनों की रजामंदी से ही कार्य होंगे, ठीक है। चलिए, अब उसमें पोथी पत्र नहीं पढ़ना है। चलिए, अब कह रहा है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती, ये राज्य हैं। अब कर्क रेखा मैंने बताया था कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। तो पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है, ठीक है। आपको चित्र के माध्यम से ये अब यहाँ पर सारी बातें दिखाई जाएंगी, थोड़ा सा और पढ़ लें फिर हम आपको एक एक बात बताएंगे। कह रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार जो है, देशांतरी विस्तार अधिक है, अतः इसे 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, लेकिन इससे प्रशासनिक एवं कार्यवाही कठिनाइयों में समस्याएं आ जाती थी, इसलिए भारत का एक मानक समय बनाया गया। क्या बनाया गया है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। अब इसको आप 82.5 देखिए, यहाँ पर 82.5 लिखा है पूर्वी देशांतर रेखा, और लिखा जाता है 82 डिग्री 30 मिनट। अब यही पेपर में अभी प्रश्न पूछा गया था आपके यूपी पेट में, कहाँ पूछा गया था, आपके यूपी पेट में पूछा गया था, यही सेम टू सेम यही, तो उसमें 50 भी था और 30 भी था, तो आप याद रखेंगे ये लिखा जाता है 30 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखें। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, मैंने बताया था कि ये मान लीजिएगा आपकी क्या है, 0 देशांतर रेखा है, और इधर जाएंगे तो समय क्या होगा, टाइम आपका बढ़ेगा, क्या होगा, टाइम आपका बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा आपका, टाइम आपका घटेगा, क्या होगा, टाइम आपका घटेगा, ये टाइम है, टाइम आपका घटेगा। इधर पूरब, तो हमारा जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो यहीं पड़ता है, तो क्या होगा, हमारे भारत का समय हमेशा बढ़ा रहेगा। तो कितने घंटे बढ़ा रहता है, 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलावा
देखो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज के नैनी से ये गुजरती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अलावा कहां कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये इस तरह ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, मानक समय रेखा आपके 5 राज्यों से, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, ये मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे? चलिए आइए देखते हैं। मानक यामनोत्तर रेखा 82.5, पूर्वी देशांतर कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्तर वाली कर्क रेखा पड़ेगी और दक्षिण वाली मकर रेखा होती है, ठीक है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का एक कोरिया जिला है, जिला में मिलती है स्थान बैकुंठपुर के इतने, देखिए 82.5 ईस्ट और 23.5 से कम है, से थोड़ा उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा और मानक यामनोत्तर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ये भी प्रश्न कभी ना कभी बनेगा जरूर, लिख कर ले लीजिए। 100% मैं कहती हूँ ये बात आपसे कि ये प्रश्न आज नहीं तो कल आएगा जरूर कि कहां से कर्क रेखा और मानक यामनोत्तर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो कौन 2 राज्य होंगे आपके यहाँ से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होंगे। चलिए अब मैप के थ्रू जानते हैं। जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई, अब वो सारी बातें क्या करेंगे, मैप में देखते हैं, ठीक है। सारी की सारी आपको अब आज का मैप दिख रहा होगा। हाँ, आज का मैप आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। देखिए यहां से ये कौन सी रेखा, मैंने ये तो बता ही दिया इसको, ये क्या है आपकी, मैंने बताया कि ये अच्छा आपके देशांतर है और ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। देखिए ग्रीन वाली क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है 8 राज्यों से। गुजरात आपका यहाँ है, गुजरात कहाँ है, गुजरात आपका यहाँ पर है, राजस्थान आपका यहाँ पर है, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर है, झारखंड आपका यहाँ पर है, झारखंड ये हो गया, छत्तीसगढ़ से ये गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। 6 राज्य आपके मेन भारत से हैं, मतलब भारत तो मेरा पूरा है, लेकिन आप पढ़ेंगे याद के 2 राज्य आपके पूर्वोत्तर भारत के हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये दोनों बातें याद, आपका मणिपुर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने से मानक यामनोत्तर रेखा गुजरती है। आइए देख लेते हैं। मानक यामनोत्तर रेखा आपके कहां से, यहां से थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे हम लोग और कुछ ऐसा पेन लेते हैं जो आपको दिखे इस बोर्ड पर। ब्लू लेते हैं, देखें उत्तर प्रदेश, हाँ चलिए उत्तर प्रदेश से गुजरती, दिख रहा है ना ब्लू पेन नहीं दिख रहा है, चलिए दूसरा ले लेते हैं। ब्लैक दिखेगा, ब्लैक भी नहीं दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ग्रीन देखते हैं हम लोग। ये उत्तर प्रदेश, हाँ ग्रीन दिख रहा, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, फिर कहां से जाएगी आपके, फिर ये मध्य प्रदेश से जाएगी, कहां से जाएगी, मध्य प्रदेश, फिर आपके कहां से जाएगी, ये छत्तीसगढ़ से जाएगी और ये यहाँ उड़ीसा से मिल जाती है और फिर ये आंध्र प्रदेश से। ये क्या है, भारत यामनोत्तर रेखा है, जो भारत कितने राज्यों से भारत ये माना कि यामनोत्तर रेखा गुजरती है, तो 5 राज्यों से। मैंने बताया आज आपको मैप में दिख रहा है और अब नहीं दिखेगा तो फिर कब दिखेगा। अब देखिए अब दिख रहा है, दिख रही सारी चीजें क्लियर दिख रही है आपको, ठीक है। अगली बात कही गई, राज्य उनसे उपयुक्त राज्य दोनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें दे रखी हैं, कौन कौन सी, किस कलर से दिया है, रेड कलर से। तो कहाँ है, कहां से दोनों रेखाएं गुजरेंगी, तो मैंने बता ही दिया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका वर्तमान में कितने राज्य हैं, देखिए कितना अच्छा मैप है। प्रशासनिक, देखिए प्रशासनिक घटक आपको दिख रहा है, प्रशासनिक घटक बिल्कुल दिख रहा है। वर्तमान में भारत में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको इस चित्र के माध्यम से बताया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुकी हूँ, बहुत बार, शायद सबको ये बातें रटी होंगी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यूपी, फिर गुजरात आता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से आप किसे बताएंगे, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सिक्किम को, ठीक है। किसको बताते हैं, सिक्किम को, ठीक है, आपका सिक्किम होगा। चलिए अब हम मैप के थ्रू देखते हैं, क्या जैसे इतना बड़ा मैप करें दिखेगा। कह रहे हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। देखिए राजस्थान कहां से है, ये आपका राजस्थान चला यहां से और यहां तक जा गुजरता है, कहां तक, यहां तक गया, और राजस्थान इतना बड़ा है। देखिए फिर राजस्थान के बाद कह रहे हैं ये मध्य प्रदेश होगा। अब मध्य प्रदेश इससे बिल्कुल सटा हुआ है और यहां तक मध्य प्रदेश जाएगा आपका, ये मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद मतलब वो मध्य प्रदेश के बाद ये यहां तक मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद ये कह रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र भी आपका है, बड़ा सा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भी काफी बड़ा है, ठीक है। महाराष्ट्र क्या होगा, ये महाराष्ट्र है आपका, ठीक है।
फिर कह रहे हैं महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आएगा आपका, ये उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आपकी सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आप कह रहे हैं गुजरात आएगा, तो ये गुजरात हो गया, क्या हो गया गुजरात। अब तो जान लिए ना पांचों राज्य आप जान लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक। आपको आज मैप में दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए जहां नहीं दिखे तो आप बिल्कुल बताएंगे हमें कि यहां नहीं दिख रहा है, हम वहां प्रयास करेंगे और दिखाएं। चलिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके राज्य हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वैसे ये बच्चे को पता है, तो इसमें राज्य भी दिया गया, राजधानी भी दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया, जनसंख्या और जनघनत्व भी दिया गया है। तो सिर्फ आप अपने यहाँ यूपी का देख लें, बाकी आपको 28 राज्य तो पता ही होंगे कौन कौन से 28 राज्य हैं। तो सिर्फ यहाँ पर किसका देख लें, यूपी का सब कुछ देखेंगे आप। देखिए आंध्र प्रदेश आपका सबसे पहला भाषाई आधार पर बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और फिर उसकी राजधानी भी लगभग सभी लोग जान रहे हैं, क्या राजधानी। तो आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, क्या है, लखनऊ है। इसका जनघनत्व तो जानेंगे कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 828 है, कितना 828, बस इतनी ही बात याद रखेंगे। जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया था और फिर इनकी अभी बात भी बताई गई है, तो उसको भी देखते हैं। आपका दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था, इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए देखते हैं, देखें कितने मिनट की क्लास हो गई आपकी। चलिए लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या देखेंगे, यहां तक देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपका, ये जानेंगे। जो आपका पुदुचेरी है, पुदुचेरी में ना पहले फ्रांसीसी क्या कर रखे, कब्जा कर रखे थे। 1954 में भारत ने पूरी तरह से ये भारत में विलय हुआ, कब, 1954 स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद फिर 1961 में आपका गोवा मिला था। चलिए बात करते हैं। कह रहा है ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है कि ये 3 राज्यों में 4 जगह है। चलिए कौन कौन से, तो यनम, कराईकल, माहे आपके और पुदुचेरी। तो एक पुदुचेरी है, एक यनम है, एक कराईकल है और एक माहे है। तो देखिए जो पुदुचेरी मुख्य वो तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, जो कराईकल है वो भी तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, जो यनम है ये आपके आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, और जो माहे है ये आपका केरल की सीमा पर अवस्थित है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, माहे है। सबसे छोटा जिला कौन सा आपका, माहे है। सबसे छोटा जिला पूछा जाए कौन सा है, तो आपका माहे जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ज्ञातव्य हो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आजादी के पूर्व फ्रांसीसी बस्ती थे, ठीक है। 1 नवंबर 1954 को भारत में विधिवत विलय किया गया। 1 नवंबर 1954 को यह भारत में विधिवत विलय किया गया था, ठीक है। अब ये तेलंगाना की बात कही गई, तो तेलंगाना आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2 जून को तेलंगाना का गठन हुआ था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के 10 उत्तर पश्चिम, देखिए यहाँ पर मैप के थ्रू बहुत अच्छे से चीजें बताई गई हैं, क्या आप समझे इसे। कह रहे हैं आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम, अब ये उत्तर पश्चिम जिला ही होगा ना, मतलब उत्तर पश्चिम ही एरिया है। देखिए उत्तर पश्चिम क्या है, ये उत्तर पश्चिम के 10 जिलों को काट करके तेलंगाना का गठन किया गया था। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, तेलंगाना का गठन किया गया था। भारत में नए राज्य तेलंगाना और दोनों की संयुक्त राजधानी क्या होगी, हैदराबाद थी। ये जो राजधानी है ना, ये संयुक्त राजधानी आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी थी। फिर समय बीतता गया, थोड़े दिन बाद क्या किए, जो आंध्र प्रदेश है उसने अपनी आंध्र प्रदेश, देखिए इस कानून के अधिकार, आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी विशाखापट्टनम बनी। अब ये प्रश्न बन सकता है, विधायिका की राजधानी अमरावती बनी तथा न्यायपालिका की राजधानी कुर्नूल होगी। ये आंध्र प्रदेश ने तय किया, और इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश का सचिवालय विशाखापट्टनम और विधानसभा अमरावती तथा उच्च न्यायालय कुर्नूल में होगा, ठीक है। तेलंगाना 4 राज्यों से घिरा, एक भू, इतना भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए जितना पूछा जाएगा एग्जाम में उतना हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास, अब आपकी राष्ट्रीय राजधानी कल हम लोग देखेंगे, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपको हमें लगता है बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरह आपको अब मैपिंग के थ्रू और कुछ चीजें अब ट्रिक के थ्रू भी बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको ट्रिक यूज की जाएगी अच्छी। तो आप लोग बस क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।
अच्छे से पढ़ाई करते रहें और समय से अपना सब कुछ लेते रहें। मतलब अगर समय से आप स्वस्थ रहेंगे, खाना लेंगे, समय से पढ़ाई करेंगे, समय से नींद लेंगे, सब कुछ आप समय से करते रहें तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।